ये कार्यक्रम आकाशवाणी एवं शिक्षा विभाग राजस्थान की संयुक्त प्रस्तुति है। टन टन घंटी बज चुकी है और अब समय है आप ही के अपने मनपसंद कार्यक्रम शिक्षा वाणी का। प्यारे बच्चों, आज शिक्षा वाणी का सफर आप तय करेंगे आपकी अपनी समता दीदी के साथ। आज फिर से हमेशा की तरह हमारे पिटारे में बहुत कुछ है, बता दें? चलिए, सबसे पहले हमेशा की तरह आप सुनेंगे आपकी मनपसंद मीना की कहानी, और मीना की कहानी का विषय रहेगा हाथी मेरे साथी। और इसके बाद कक्षा 6 के विद्यार्थी तैयार रहें, हमारा विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान पाठ 3 से आरंभिक नगर, और इसकी प्रस्तुति लेकर आ रही हैं हमारी अध्यापिका अर्चना माकन जी। इसकी समीक्षा की है महेश बाबू शर्मा जी ने। बस इसके बाद हमारी कक्षा 10 के विद्यार्थियों का समय रहेगा। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का विषय है विज्ञान और पाठ 15, और इसकी प्रस्तुति लेकर आ रही हैं अध्यापिका अनीता चौधरी जी, और इसकी जो समीक्षा की है वो की है छुट्टन लाल मीना जी ने। तो भाई प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले आपको ले चलते हैं मीना की दुनिया में और आपको सुनवाते हैं ये प्यारी सी कहानी जो है हाथी मेरे साथी। चलिए सुने फिर। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके, हो पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ ओ खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना, हो पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ ओ खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों। भाई एक बात बताओ, आप में से ड्राइंग यानी चित्रकारी करने का शौक किस किस को है? अरे वाह, आप सभी को चित्रकारी करने का शौक है। इसका मतलब आप सब भी मेरी तरह ही कलाकार हुए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैं अचानक से चित्रकारी की बात क्यों कर रहा हूँ, है ना? यही सोच रहे हो ना? भाई इसका जवाब तो तुम्हें मिलेगा मीना की क्लास में। बच्चों, आज हम करेंगे चित्रकारी। बहुत मजा आएगा। बहन जी, मैं फल और सब्जियां बनाऊंगा। और मैं पहाड़, मैं नदी, मैं चांद और तारे। एक मिनट। बच्चों, मैं अपने साथ लाई हूँ ये रंगीन चार्ट पेपर्स। तुम सब यहाँ आके एक एक चार्ट पेपर ले लो और उस पे अपने मनपसंद पशु या पक्षी का चित्र बनाओ और फिर उसमें रंग भरो। जब सब बच्चे अपने अपने चित्र बना लेंगे, तब हम ये सभी चार्ट पेपर्स क्लास की दीवारों पे लगा देंगे। दीवारों पे लगा देंगे, क्लास को सजा देंगे। बहन जी सभी बच्चों को एक एक चार्ट पेपर देके प्रिंसिपल साहिबा के कमरे में चली गईं। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे और आपस में बातें कर रहे थे। मैं तो बंदर का चित्र बनाऊंगा। तुम क्या बनाओगी सुमी? दीपू, मैं इस चार्ट पेपर पे बनाऊंगी मोर। मीना, तुम क्या बनाओगी? मैं वही सोच रही हूँ सुमी कि क्या बनाऊं। मीना, तुम मिट्ठू का चित्र बना लो ना। नहीं मीना, तुम मेरी बकरी मुनमुन का चित्र बनाओ। दीपा, मुझे मिट्ठू और मुनमुन दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं इस चार्ट पेपर पे मुनमुन और मिट्ठू दोनों के चित्र बनाऊंगी। दोनों के? हाँ, मुनमुन घास खा रही होगी और मिट्ठू होगा मुनमुन की पीठ पे। पीठ पे? जैसे ड्राइवर बैठता है कार की सीट पे। मीना, तुम्हारे चित्र के बारे में सोच के मुझे गाना याद आ गया। कौन सा गाना गोलू? दीपा की बकरी, मीना का तोता है, क्या करूँ हाय।
कुछ कुछ होता है। गोलू, गाना तो तुमने अच्छा बना लिया, लेकिन अब ये बताओ कि तुम चित्र कौन सा बनाओगे? मैं बनाऊंगा, हाँ, मैं बनाऊंगा कुछ खास। खास? क्या खास गोलू? दीपू, वो तो तुम्हें मेरा चित्र देखने के बाद ही पता चलेगा। हाँ। गोलू रुको तो, ये तो सबसे पीछे जाके बैठ गया। मीना, सुमी, लगता है गोलू सचमुच कोई खास चीज बनाना चाहता है, तभी तो एक कोने में बैठ के चित्र बना रहा है। चलो हम भी अपने अपने चित्र बनाते हैं। सभी बच्चों ने अपने अपने चार्ट पेपर पे अलग अलग पशुओं और पक्षियों के चित्र बनाए और उनमें रंग भरे। गोलू अभी भी सबसे पीछे बैठ के अपने चार्ट पेपर पे चित्र बना रहा था। ओहो, मेरा रबड़ कहाँ गया? अब ये लाइनें कैसे मिटाऊं? हाँ, मीना से मांगता हूँ। मीना, जरा अपना रबड़ देना। हाँ हाँ गोलू, ये लो। धन्यवाद मीना। मीना, लगता है गोलू कुछ खास ही चित्र बना रहा है। देखो तो जरा, कैसे बार बार बना रहा है, मिटा रहा है, फिर बना रहा है। अरे, गोलू तो पूरा चित्र ही मिटाने लगा। गोलू को पता नहीं क्या हुआ कि उसने अपना बनाया हुआ पूरा चित्र मिटा दिया। सब बच्चे ये देख के हैरान थे। बहन जी भी वापस आ चुकी थी। उन्होंने ये देख के गोलू से कहा, गोलू, तुमने अपना चित्र मिटा क्यों दिया? बहन जी, मैं इस चार्ट पेपर पे एक बड़ा सा हाथी बनाना चाहता था, लेकिन वो इस चार्ट में पूरा ही नहीं आ रहा। लगता है मुझे किसी छोटे पशु का चित्र बनाना होगा। उदास मत हो गोलू, किसी भी समस्या का हल अगर रचनात्मक ढंग से सोचा जाए तो वो हल जरूर मिल जाता है। रचनात्मक ढंग? गोलू, याद है वो प्यासे कौवे वाली कहानी? जब घड़े में थोड़ा सा पानी था और कौवे ने घड़े में तब तक कंकड़ डाले जब तक पानी ऊपर नहीं आ गया। इसे कहते हैं समस्या को रचनात्मक ढंग से सुलझाना, यानी बिल्कुल हट के सोचना। बहन जी, मेरे पास एक सुझाव है। हाँ हाँ मीना, बताओ। अगर गोलू 4 अलग अलग चार्ट पेपर ले और उन्हें किनारों से जोड़ के एक बड़ा सा चार्ट पेपर बना ले, तो फिर ये उस पे अपना हाथी आसानी से बना सकता है। मीना, तुम्हारा सुझाव तो अच्छा है, लेकिन जहाँ जहाँ से चार्ट पेपर आपस में जुड़ेंगे वहाँ निशान पड़ जाएंगे और चित्र अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अगर कोई बड़ा सा चार्ट पेपर मिल जाता तो। गोलू, बड़ा चार्ट पेपर बाजार से मिल जाएगा। दीपू, लेकिन उसके लिए गोलू को स्कूल की छुट्टी होने का इंतजार करना होगा। बहन जी ठीक कह रही है दीपू। गोलू, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर समस्या दूर हो सकती है, बस हमें उसका रचनात्मक हल सोचने की जरूरत होती है। बच्चों, क्या तुम गोलू को कुछ अलग हट के सुझाव दे सकते हो? मेरे पास एक सुझाव है। शाबाश सुमी, बताओ। बहन जी, अगर गोलू एक बड़े हाथी का चित्र ना बनाकर छोटे से हाथी के बच्चे का चित्र बनाए, तो वो इस चार्ट पेपर पे आसानी से बन सकता है। और कोई चारा भी तो नहीं। अरे सरपंच जी, आप? नमस्ते। नमस्ते बहन जी। अंदर आइए ना। सरपंच जी नमस्ते। खुश रहो बच्चों। मैं तुम सबको एक न्योता देने आया हूँ। कैसा न्योता सरपंच जी? मीना बेटी, आज दोपहर को नए बालवाड़ी केंद्र का उद्घाटन है गांव में। तुम सब स्कूल की छुट्टी के बाद सीधे वहीं आ जाना। मैं तुम सबके माता पिता को भी वहां आने का न्योता दे आया हूँ। स्कूल की छुट्टी के बाद बहन जी सब बच्चों को लेके नए बालवाड़ी केंद्र पहुंची। सब बच्चों के माता पिता और सरपंच जी भी वहीं थे। उद्घाटन के बाद मीना के माँ बाबा, बहन जी और सरपंच जी आपस में बातें कर रहे थे और थोड़ी दूरी पे खड़े थे मीना और गोलू। मीना, बालवाड़ी की दीवारें देख रही हो? दीवारें? हाँ, जरा सोचो, अगर इन खाली दीवारों पे सुंदर सुंदर चित्रकारी की जाए तो ये कितनी अच्छी लगेंगी। मैं कुछ समझी नहीं गोलू। मीना, याद है सुबह मैं चार्ट पेपर पे एक बहुत बड़े हाथी का चित्र बनाना चाहता था? हाँ गोलू, मुझे याद है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं उस हाथी का चित्र इस दीवार पे बना दूँ तो। क्या तुम इतनी बड़ी दीवार पे हाथी का चित्र बना सकते हो? हाँ मीना, बस मुझे एक सीढ़ी चाहिए होगी।
फिर मैं उस दीवार पे हाथी का एक बड़ा सा चित्र बनाऊंगा। नीचे हरी हरी घास, एक पेड़, उस पेड़ पे रंग बिरंगी पक्षी, और हाँ, मैं एक छोटे से तालाब का चित्र भी बनाऊंगा। तो चलो सरपंच जी को ये बात बताने। सरपंच जी को? हाँ, तुम घबरा क्यों रहे हो गोलू? बहन जी भी तो सरपंच जी के साथ खड़ी है। आओ। ठीक है, चलो। मीना और गोलू सरपंच जी के पास पहुँचे। सरपंच जी। अरे मीना बेटी, आओ आओ। सरपंच जी, गोलू आपसे कुछ कहना चाहता है। हाँ गोलू बेटा, कहो। सरपंच जी, मैं सोच रहा था कि। घबराओ नहीं गोलू, जो कहना चाहते हो कहो। सरपंच जी, आज सुबह क्लास में मैं एक बड़े से हाथी का चित्र बनाना चाहता था, लेकिन क्या गोलू बेटा? जिस चार्ट पे मुझे चित्र बनाना था वो काफी छोटा था। मैं कुछ समझा नहीं। सरपंच जी, मैं कह रहा था कि अगर बालवाड़ी की दीवारों पे अलग अलग बड़े बड़े चित्र बना दिए जाए तो। वाह गोलू बेटा, सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतने बड़े चित्र बनाएगा कौन? मैं। अगर मुझे एक सीढ़ी मिल जाए तो मैं बालवाड़ी की दीवार पे बहुत सुंदर चित्रकारी कर सकता हूँ। गोलू ठीक कह रहा है सरपंच जी, ये सचमुच बहुत सुंदर चित्रकारी करता है। गोलू बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए एक सीढ़ी मंगवाता हूँ, फिर जो जी में आए बनाना। धन्यवाद सरपंच जी। बहन जी, मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि आपके विद्यार्थियों की सोच इतनी अलग और नई है। सरपंच जी, रचनात्मक ढंग से सोचना तो हमें बहन जी ने सिखाया है। बहन जी ने सिखाया है, तभी तो समझ आया है। और फिर गोलू ने बालवाड़ी के दीवारों पे इतनी सुंदर चित्रकारी की कि सब लोग बस देखते ही रह गए। दोस्तों, बहन जी की बात हमेशा याद रखना, अगर चीजों को अलग ढंग से सोचा जाए और नए नए तरीकों से किया जाए तो उसके नतीजे शानदार ही होते हैं। सरल करे ये सबका जीना, चतुर सफल है अपनी मीना। भाई वाह, बहुत अच्छी थी ना मीना की कहानी। और भाई, अब जैसा कि हमने कहा था, मीना की कहानी के बाद कक्षा 6 के विद्यार्थी तैयार रहें, तो अब समय है उन्हीं का। और आज विषय है सामाजिक विज्ञान, पाठ 3, आरंभिक नगर। इसकी प्रस्तुति लेकर आ रही हैं अध्यापिका अर्चना माकन जी। चलिए सुनिए फिर। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान विषय की पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 के अध्याय 3 आरंभिक नगर का अध्ययन करेंगे। बच्चों, कुछ पुरानी इमारतों, भवनों आदि को जब हम देखते हैं तो सोचने पर विवश हो जाते हैं कि ऐसी खंडहर सी इमारतों में ऐसा क्या है कि सरकार इनका संरक्षण करती है, इन पर इतना ध्यान देती है। इस बात पर अगर हम गौर करें तो पता चलता है कि ये पुराने समय की बनी इमारतें हैं जो हमारे अतीत को दर्शाती हैं। अपने समय में भव्य व उपयोगी रही इन इमारतों का अध्ययन करने पर पता लगता है कि उस समय लोग किस तरह से भवन निर्माण किया करते थे, उनकी नगर विकास की योजनाएं किस प्रकार की थीं। मानव स्वभाव की प्रकृति है कि वह अपने विकास की कहानी, अपने अतीत, अपने जीवन की शुरुआत, अपने उद्गम को जानने के लिए सदैव लालायित रहता है। तो बच्चों, ध्यान से सुनना, बात बहुत पुरानी है। लगभग 150 वर्ष पूर्व पहली बार जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब इंजीनियरों को एक पुरा स्थल अर्थात पुराना स्थान मिला। एक ऐसा खंडर जिसमें से वे हजारों ईंटें उखाड़ लाए और रेलवे लाइन बिछाई। बच्चों, वह था हड़प्पा पुरा स्थल, और इसकी ईंटें निकालने के कारण कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। इसके बाद लगभग 80 वर्ष पूर्व पुरातत्वविदों अर्थात पुराने अज्ञात इतिहास का पता लगाने वाले व्यक्तियों ने पता लगाया कि यह खंडर उपमहाद्वीप के
सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसकी खोज सबसे पहले हुई, इसलिए इसके बाद में मिलने वाली सभी इमारतों को हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। यह माना जाता है कि इन नगरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत तथा भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब राज्यों में मिले हैं। इन नगरों का निर्माण उस समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता था। इनमें से कई नगरों को 2 या उससे अधिक भागों में बांटा गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। इस भाग को नगर दुर्ग कहा जाता था और पूर्वी हिस्सा, जो कि अपेक्षाकृत बड़ा था, वह निचले इलाके में था जो निचला नगर कहलाता था। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थीं। ईंटें इतनी पक्की होती थीं कि हजारों सालों के बाद भी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह की जाती थी कि जिससे दीवारें लंबे समय तक मजबूत बनी रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, जैसे मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब मिला है जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया था। इनमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। इसे भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में कुछ अग्निकुंड मिले हैं जहाँ शायद हवन किए जाते होंगे। हड़प्पा, कालीबंगा एवं लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े-बड़े भंडार गृह मिले हैं। इन नगरों के घर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। कई घरों में अलग से स्नानागार होते थे और कई घरों में कुएं भी होते थे। यहाँ पानी की निकासी की भी पूरी व्यवस्था थी। कई नगरों में ढके हुए नाले भी थे। इन्हें सीधी लाइन से बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो कि बाद में बड़े नालों से मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण जगह-जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जिससे उनकी देखभाल व सफाई हो सके। घरों, नालों व सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही कराया जाता था। बच्चों, नगर इतने योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए तो विचार आता है कि इतनी व्यवस्थित योजनाएं कौन बनाता होगा? वहाँ का नगरीय जीवन किस प्रकार का रहा होगा? हड़प्पा के नगरों की बात करें तो इनमें बहुत हलचल रहती थी। जो लोग खास तरह की इमारतें बनाने की योजना बनाते होंगे, वे वहाँ के शासक अर्थात राजा होंगे। नगरों में शिल्पकार, स्त्री, पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर विभिन्न प्रकार की चीजें बनाने का काम करते थे। यह भी माना जाता है कि राजा लोगों को भेजकर दूर-दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी वस्तुएं मंगवाते होंगे। इच्छुक व्यक्ति स्वयं भी सुदूर देशों की यात्राएं करते थे, वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, साथ ही उस स्थान के किस्से कहानियां भी लेकर आते थे। खुदाई में मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर और अन्य कई चीजों पर लिखते थे।
हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर के ऊपर एक खास लिपि के चिन्ह मिले हैं। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वे अभी तक इसका अर्थ नहीं जान पाए। हड़प्पा की खुदाई में पुरातत्वविदों को बहुत सी वस्तुएं मिली हैं जो कि पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसों से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे, जबकि सोने और चांदी से केवल गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा के लोगों को कुछ चीजें यहाँ से मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को विभिन्न देशों से आयात किया जाता था। आयात करना अर्थात दूसरे देश से खरीदना। अनुमान है कि वहाँ के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे। पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। बच्चों, कच्चा माल उन पदार्थों को कहा जाता है जो या तो प्रकृति से प्राप्त होते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं और इनसे फिर अन्य वस्तुएं तैयार की जाती हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चा माल हैं। फिर इनसे कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। उदाहरण के रूप में किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा बनाया जाता है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ के कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो में कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत भी देती हैं। फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। ये आयताकार होती थी। मोहरों पर सामान्यतया जानवरों के चित्र मिलते हैं। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मुहरबंद कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। ये लोग काले रंग से डिजाइन किए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इन सभी वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था। बच्चों, विशेषज्ञ वह व्यक्ति होता है जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। यहाँ की सबसे आकर्षक वस्तुएं मनके, बांट और फलक हैं। बहुत उपयुक्त तरीके से इन बांटों को बनाया जाता था। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। यहाँ के मनके भी कई कार्लियन पत्थरों से बनाए जाते थे। पत्थरों को काटकर व तराश कर मनके बनाए जाते थे।
इनके बीच में छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। इसके अतिरिक्त कढ़ाईदार वस्त्र पहने कई मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। कुछ मूर्तियां ऐसी हैं कि उनका चेहरा बहुत ही आकर्षक ढंग से बनाया गया है। यहाँ तक कि उनके चेहरे पर दाढ़ी को भी बहुत अच्छी तरह दर्शाया गया है। यह कार्य किसी विशेषज्ञ का ही हो सकता है। संभवतः यहाँ पर पुरुष एवं महिलाएं दोनों ही विशेषज्ञ रहे होंगे। अभी तक हमने बात की शासकों, दस्तकारों, मूर्तिकारों एवं विशेषज्ञों की। तो बच्चों, सोचने की बात यह है कि इन सब के भोजन की व्यवस्था कैसे होती होगी। तो बात करेंगे यहाँ की खेती की। यहाँ के लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर भी पालते थे। किसान और चरवाहे शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से प्राप्त होता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालों, मटर, धान, तिल और सरसों का उत्पादन करते थे। जमीन की खुदाई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, लेकिन वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे। ऐसा अनुमान हल के आकार के खिलौनों को देखकर लगाया गया था, जो कि पुरातत्वविदों को प्राप्त हुए। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोग कई तरीके अपनाते थे। पानी का संचय करते थे और आवश्यकता अनुसार फसलों की सिंचाई करते थे। हड़प्पा के लोग खेती के अलावा पशुपालन भी करते थे। ये लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में जानवरों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष भारत के गुजरात राज्य से भी प्राप्त हुए हैं। अतः बच्चों, इसके बारे में तो जानना और भी जरूरी हो जाता है। कच्छ के इलाके में खादिर बैंत के किनारे धौलावीरा नामक नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन भी उपजाऊ थी। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके प्रत्येक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को शायद लकड़ी से जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आम तौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिले हैं। लोथल में एक बड़ा तालाब था, जो कि लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। यहाँ एक इमारत भी मिली है, जहाँ शायद मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण
और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं। बच्चों, जैसे हमें किसी चीज की शुरुआत को जानने की उत्सुकता रहती है, वैसे ही हमें उसके अंत के बारे में जानने की जिज्ञासा भी रहती है। एक सभ्यता जो इतनी फली फूली, जिसका विकास इतने योजनाबद्ध तरीके से हुआ, ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे इस सभ्यता का अंत हो गया। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक ही लोगों ने इस नगर को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास अर्थात पानी के निकलने की प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। ये परिवर्तन किन कारणों से हुए, इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। इस बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह भी हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अतिरिक्त मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास के मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन ये सभी कारण यह स्पष्ट करने में अपर्याप्त थे कि इन सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा माना जाता है कि शायद राजाओं का नियंत्रण समाप्त हो गया, परंतु जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर पूरी तरह से साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और पश्चिम के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में आकर बस गए। इस प्रकार यह माना जाता है कि इस तरह हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। यहाँ हमने यह देखा कि किस प्रकार इस सभ्यता का विकास हुआ। इस विकास ने जहाँ विकास के अनेक सोपान देखे, जिसमें अच्छी व मजबूत इमारतें, स्नानागार, जल संग्रह के लिए तालाब, पानी की आपूर्ति के लिए कुएं, विशिष्ट अवसरों पर स्नान के लिए सरोवर, नालियों की सफाई के लिए मेनहोल, तो वहीं अनाज संग्रह के लिए भंडार आदि का निर्माण किया गया। तो वहीं व्यापारिक समृद्धि भी देखी, जहां हथियार, गहनों व बर्तनों के निर्माण के साथ ही आवश्यकता पूर्ति के लिए विभिन्न देशों से आयात कर नागरिकों को समृद्धता प्रदान की गई। विशेषज्ञता के चलते यहाँ मनके, बांटों व फलकों का निर्माण, तो वहीं आकर्षक मूर्तियों का निर्माण, भोजन के लिए खेती के द्वारा अनाज उगाकर व विभिन्न प्रकार के पशुओं को पालकर उनसे प्राप्त उत्पादों के द्वारा नागरिकों का पोषण, तो वहीं मनोरंजन के लिए खिलौनों का निर्माण, शिकार व सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन भी इस सभ्यता में किया गया। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। तभी इस सभ्यता ने जहां विकास के सोपान देखे, तो वहीं शनै शनै इस सभ्यता का पतन भी होना आरंभ हो गया। पतन का कारण तो पूर्णतया स्पष्ट नहीं था, लेकिन यह सभ्यता समाप्त सी हो गई। बच्चों, मैं यह आशा करती हूँ कि हड़प्पा सभ्यता के आरंभ और उसके विकास तथा अंत की कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। और अब वक्त हो चला है कक्षा 10 के विद्यार्थियों का। विषय विज्ञान पाठ 15 और इसकी प्रस्तुति लेकर आ रही हैं अनीता चौधरी जी। चलिए सुनिए फिर। प्यारे बच्चों, नमस्कार। प्रकृति का ना करे हरण, आओ बचाए पर्यावरण। पेड़ लगाओ,
देश बचाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ और जीवन को खुशहाल बनाओ। बच्चों, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय का पाठ 15 हमारा पर्यावरण की जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा पर्यावरण आपके आसपास उपस्थित कुछ वस्तुओं के नाम सोचो। आपने सोच लिया होगा। हमारे आसपास पेड़ पौधे, जीव जंतु, पत्थर, मिट्टी, टेबल, कुर्सी आदि बहुत सारे सजीव व निर्जीव उपस्थित होते हैं। इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी सजीव जैव घटक कहलाते हैं और पत्थर, मिट्टी, टेबल, कुर्सी सभी निर्जीव अजैव घटक कहलाते हैं। ये सभी जैव व अजैव घटक मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। पर्यावरण परि प्लस आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परि जो हमारे चारों ओर है, आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। धरती पर जीवन के लालन पालन के लिए पर्यावरण प्रकृति का उपहार है। वह प्रत्येक तत्व जिसका उपयोग हम जीवित रहने के लिए करते हैं वे सभी पर्यावरण में शामिल हैं, जैसे हवा, पानी, प्रकाश, भूमि, पेड़, जंगल और अन्य प्राकृतिक तत्व। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की एक समाहित इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। बच्चों, पारितंत्र, जिसे पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं, यह एक प्राकृतिक इकाई है। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक मिलकर पारितंत्र बनाते हैं। जैव घटक में पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव एवं मानव तथा अजैव घटक में ताप, वर्षा, मृदा, वायु, खनिज इत्यादि को शामिल किया गया है। पारितंत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक, जो कि प्रकृति द्वारा निर्मित होता है, जैसे वन, तालाब, झील आदि। दूसरा मानव निर्मित या कृत्रिम, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसे मानव द्वारा बनाया जाता है। इसके उदाहरण हैं बगीचा, खेत आदि। पारितंत्र में विभिन्न जीव जंतु पादप वर्ग आते हैं। तो बच्चों, जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक वर्गों में बांटा गया है। वे सभी जीव जो सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन निर्माण का कार्य करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। सूर्य के प्रकाश में भोजन निर्माण की यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। वे सभी जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी एवं परिजीवी में बांटा गया है। शाकाहारी वे जीव जंतु होते हैं जो पेड़ पौधों से उत्पन्न भोजन या हम यूं कहें उत्पादक को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। इसके उदाहरण हैं बकरी, गाय, भैंस आदि। मांसाहारी वे जंतु हैं जो भोजन के रूप में अन्य जीव जंतुओं को खाते हैं, जैसे छिपकली, बिल्ली, कुत्ता, कीट, पतंगे आदि। सर्वाहारी वे जीव जंतु होते हैं जो भोजन के रूप में हरे साग सब्जी तो खाते ही हैं, साथ में जीव जंतु दोनों का भी उपयोग करते हैं। सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मनुष्य। परिजीवी वे जीव होते हैं
जो भोजन के लिए अन्य जीव जंतु अथवा पादप पर निर्भर रहते हैं, जैसे जोंक, अमरबेल आदि। अपघटक जीवाणु, कवक जैसे सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। ये मृत जीव जंतु अथवा सड़े गले अपशिष्ट मृत जैव अवशेषों का अपघटन करते हैं। ये अपघटक कार्बनिक पदार्थों को सरल यौगिकों व तत्वों में बदल देते हैं। ये सरल यौगिक तथा तत्व पृथ्वी के पोषण भंडार में वापस चले जाते हैं। इस प्रकार से अपघटक वातावरण को स्वच्छ करने का कार्य करते हैं। साथ ही अपघटक जीव मृत पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर में उपस्थित विभिन्न तत्वों को फिर से पृथ्वी के पोषण भंडार में वापस पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। पोषक तत्व पुनः प्राप्त हो जाने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। अतः अपघटकों द्वारा मृदा की प्राकृतिक पुनः पूर्ति होती रहती है। बच्चों, इसी क्रम में आगे हम बात करते हैं भोजन श्रृंखला या आहार श्रृंखला के बारे में। आहार श्रृंखला विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक श्रृंखला है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाता है। स्वपोषी, जिन्हें उत्पादक भी कहते हैं, प्रथम पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। यह स्तर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को भोजन के रूप में संग्रहित करते हैं। इस भोजन या यूं कहें ऊर्जा को विषम पोषी अर्थात उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। शाकाहारी जंतु, जिन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। छोटे मांसाहारी, जिन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है, वो तीसरे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। बड़े मांसाहारी, जिन्हें तृतीय उपभोक्ता कहते हैं, चौथा पोषी स्तर बनाते हैं। मैं आपको घास के मैदान की आहार श्रृंखला के बारे में बताती हूँ, जहाँ घास और छोटे पौधे को कीट पतंगे, टिड्डी इत्यादि खाते हैं। जहाँ घास के मैदान प्रथम पोषी स्तर हैं, टिड्डी, कीट पतंगे द्वितीय पोषी स्तर व प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण हैं। छोटे कीट पतंगों व टिड्डी को मेंढक भोजन के रूप में खाता है, तो मेंढक तृतीय पोषी स्तर और द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण है। मेंढक को सांप भोजन के रूप में ग्रहण करता है, तो सांप चौथा पोषी स्तर और तृतीय उपभोक्ता का उदाहरण है। सांप को बाज भोजन के रूप में ग्रहण करता है, तो बाज पांचवा पोषी स्तर और चतुर्थ उपभोक्ता का उदाहरण है। बच्चों, यदि आहार श्रृंखला में एक से अधिक आहार श्रृंखलाएं शामिल हो जाएं, तो वो आहार जाल का निर्माण करती हैं। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे अभी पहले उदाहरण दिया था, घास के मैदान, छोटे झाड़ियां आदि पौधे, इनके द्वारा उत्पन्न पदार्थों को कीट पतंगे, खरगोश, हिरण, चूहा, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भोजन के रूप में खाते हैं। घास, पौधे, झाड़ी ये प्रथम पोषी स्तर हैं। कीट पतंगे, खरगोश, हिरण, चूहा ये द्वितीय पोषी स्तर और प्राथमिक उपभोक्ता हैं, अर्थात उत्पाद को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले पहले जीव जंतु। इसके बाद छोटे कीट पतंगों को मेंढक भोजन के रूप में ग्रहण करता है, तो चूहे को बिल्ली, खरगोश को बगेरा, हिरण को चीता। तो एक से अधिक जंतु हैं, एक दूसरे द्वारा खाए जा रहे हैं। आमतौर पर प्रत्येक जीव दो या अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध विभाजित होता है तथा इस प्रकार विभाजित या शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बन जाता है, जिसे आहार जाल कहते हैं। जो भोजन हम खाते हैं वे हमारे लिए एक ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है। यह भोजन हमें विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है।
इसलिए पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन्य क्रिया अर्थात एक दूसरे के साथ क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे घटक में ऊर्जा का प्रवाह होता है। स्वयंपोषी या उत्पादक सौर प्रकाश में उपस्थित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं और यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाकलापों के संचालन में सहायक होती है। स्वयंपोषी से ऊर्जा विषमपोषी एवं अपघटकों तक जाती है। बच्चों, ऊर्जा संरक्षण का एक नियम है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तार से अध्ययन किया गया तो पाया गया कि एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पेड़ पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में बदल जाती है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव कार्यों जैसे जनन, वृद्धि आदि में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है और अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले पोषी स्तर तक पहुंचता है। उपभोक्ता के प्रत्येक पोषी स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। इसलिए आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा की कमी इतनी अधिक होती है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। जैसे जैसे पोषी स्तर बढ़ते हैं, जीवों की संख्या कम होती जाती है। छोटे जीव जंतु, कीट पतंगे, टिड्डी, चूहे आदि संख्या में अधिक पाए जाते हैं, जबकि बड़े पोषी स्तर के जीव शेर, चीता वगैरह इत्यादि संख्या में कम पाए जाते हैं। आहार श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह एक दिशिक होता है, अर्थात स्वयंपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है। इसलिए शाकाहारी को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वयंपोषी जीवों को नहीं मिल पाती है। यह एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख एक त्रिभुज द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें आधार भाग उत्पादक के ऊर्जा स्तर को दिखाता है। जैसे जैसे शीर्ष की तरफ जाते हैं तो ऊर्जा स्तर कम होता जाता है, इसलिए ऊर्जा पिरामिड सीधा होता है। बच्चों, आहार श्रृंखला में हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक तत्व प्रवेश कर जाते हैं। इसी आहार श्रृंखला से वे जीव जंतु और हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे फसलों को रोग एवं कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक रसायन का प्रयोग किसानों द्वारा किया जाता है। बारिश के मौसम में रसायन बहकर मिट्टी में व जल स्रोतों में चले जाते हैं। मिट्टी से इन पदार्थों का पौधों द्वारा जल एवं खनिजों के साथ अवशोषण हो जाता है तथा जलाशयों से ये जलीय पौधों एवं जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि ये पदार्थ
अजैव निम्नीकृत हैं, इसलिए ये प्रत्येक पोषी स्तर पर इकट्ठा होते जाते हैं। क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य सबसे ऊपर है, इसलिए हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। इसे जैव आवर्धन कहते हैं। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न गेहूं तथा चावल, सब्जियां, फल तथा मांस में कीटनाशक रसायन के अवशिष्ट अलग-अलग मात्रा में उपस्थित होते हैं। इन्हें पानी से धोकर या अन्य किसी प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए इन हानिकारक रसायनों का कम से कम उपयोग विभिन्न क्रियाकलापों में हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। हम सब पर्यावरण का एक समेकित भाग हैं। पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं तथा हमारे क्रियाकलाप व गतिविधि हमारे चारों ओर के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि। इस भाग में हम पर्यावरण की दो महत्वपूर्ण समस्याओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। वे हैं ओजोन परत का अपक्षयण तथा अपशिष्ट का निपटान। सर्वप्रथम हम ओजोन परत और इसके अपक्षयण के बारे में बात करते हैं। ओजोन के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, जबकि सामान्यतः ऑक्सीजन के अणु में 2 परमाणु ऑक्सीजन के होते हैं। वायुमंडल में समताप मंडल के ऊपर ओजोन परत पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। यह ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से जीवों की रक्षा करती है। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं का विघटन हो जाता है और स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु का निर्माण होता है। ओजोन परत को मानव निर्मित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा हानि होती है। इस रसायन का उपयोग रेफ्रिजरेटर और अग्निशमन के लिए किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सबकी सहमति बनी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को वर्ष 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। अब यह जरूरी हो गया है कि दुनिया भर की सभी निर्माण कंपनियां क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहित रेफ्रिजरेटर का निर्माण करें। बच्चों, अब हम अपशिष्ट के निपटान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी भी प्रक्रम के अंत में बनने वाली अनुपयोगी पदार्थ या उत्पाद अपशिष्ट कहलाता है। इसका तात्पर्य उन पदार्थों से है जिन्हें उपयोग के बाद अनुपयोगी मानकर फेंक दिया जाता है, जैसे मानव द्वारा उपयोग में लाए पदार्थ कागज, कपड़ा, प्लास्टिक, कांच, रबर आदि। उद्योगों से निकलने वाला तरल एवं ठोस अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट आदि। अपशिष्ट के अपघटन के आधार पर इसे 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, जिसमें जैविक कारकों या सूक्ष्म जीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन होता है, जैसे जैविक कचरा, कृषि अपशिष्ट, रुई, पट्टियां, मांस के टुकड़े इत्यादि। दूसरा है अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, जिसमें जैविक कारकों या सूक्ष्म जीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन नहीं हो पाता है, जैसे प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, कांच, सिरिंज के टुकड़े, धातु के टुकड़े आदि। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय क्रिया को समझने के लिए आप एक क्रियाकलाप घर पर रहकर प्रत्यक्ष कर सकते हैं। इसे आप अपने बड़ों के निर्देशन में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके लिए आप लोग घर से निकलने वाले कचरे को इकट्ठा कर लें। इसमें रसोई घर से निकलने वाला कचरा, पेंसिल के छिलके, बागवानी से निकलने वाले पत्ते, कांच, प्लास्टिक, पेन इत्यादि हो सकते हैं।
इन सभी अपशिष्ट पदार्थों को घर में कोई भी पात्र जैसे गमला, प्लास्टिक की बाल्टी या खाली पुराना मटका लेकर उसमें भर लें और ऊपर से इसे मिट्टी से ढक दें। साथ ही पानी से इसमें नमी बनाए रखें। कुछ दिनों बाद इसमें जो भी कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जी के छिलके, सड़े फल, रोटी के टुकड़े, पौधे की पत्तियां आदि होंगी, वे गलकर मिट्टी का रूप ले लेंगी। परंतु प्लास्टिक, पेन, कागज इत्यादि के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बच्चों, इस क्रियाकलाप को आप घर पर रहकर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही अपशिष्ट के निपटान की आवश्यकता भी है, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ मानव के साथ साथ पेड़ पौधों, जंतुओं, पर्यावरण को भी हानि पहुंचाते हैं। इससे अनेक रोग और विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों में वृद्धि होती है। हम इसके लिए इस प्रकार के पदार्थों का उपयोग करें कि उसे या तो वापस काम में लिया जा सके या उसको कम से कम उपयोग किया जाए, या पुनः चक्रण द्वारा अपशिष्ट की मात्रा में कमी लाई जा सकती है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर समस्या है। अतः बच्चों, हमें गंभीरता से इसे लेना चाहिए और अपने पर्यावरण को सुरक्षित करने में अपना योगदान देना चाहिए। तो बच्चों, आपको आज का पाठ कैसा लगा? अच्छा लगा होगा, आशा करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगले शिक्षावाणी कार्यक्रम तक करिए प्रतीक्षा और अब दीजिए आपकी अपनी समता दीदी को अनुमति। नमस्कार।